भानगढ़ राज्य के राजा पृथ्वी सिंह के 4 बेटे थे। उसके चारों पुत्रों में सबसे छोटा बेटा बाली अपने साहस और पराक्रम के लिए विश्व प्रसिद्ध था। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक दूत आया। महाराज की जय हो, मैं अपने महाराज का संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने आपसे मदद मांगी है। हमारी महारानी को एक दानव अगवा करके किसी द्वीप पर ले गया। हम अवश्य ही राजकुमारी की रक्षा करेंगे। मैं इस काम के लिए अपने सबसे छोटे बेटे राजकुमार बाली को आपके साथ में भेजता हूँ। राजकुमार बाली राजदूत के साथ में राजा वीर सिंह के दरबार में पहुँचता है। महाराज की जय हो। आइए राजकुमार बाली, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आप चिंता ना करें महाराज, मैं अवश्य ही राजकुमारी को बचा लूंगा। राजकुमार बाली तुरंत ही सुमित्रा द्वीप के लिए निकल जाता है। राजा भोजन का कुछ सामान और अपने मंत्री को बाली के साथ में भेजता है। सुबह से शाम तक यात्रा करने के बाद में वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। मित्र, आज रात यहीं विश्राम करेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो दोनों भोजन करने के बाद में वहीं लेट जाते हैं। कुछ देर बाद में वहाँ कुछ आवाज सुनाई दी। मुझे बहुत भूख लगी है, आज कुछ खाने को भी नहीं मिला। तभी एक चुड़ैल उनके सामने आती है। अरे वाह, भोजन! चुड़ैल को देखकर वह मंत्री डर जाता है। बाली चुड़ैल पर अपनी तलवार से वार करता है, जिससे चुड़ैल की उंगली कट जाती है। उंगली कटते ही बहुत तेज रोशनी होती है और वह चुड़ैल एक परी में बदल जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। आप कौन हो और किस श्राप की बात कर रही हो? मेरा नाम सुरभि है, मैं एक परी हूँ। मुझे एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से मैं एक चुड़ैल बन गई थी। उन्होंने कहा था किसी दिन यहाँ एक राजकुमार आएगा और वो तुम पर प्रहार करेगा, तभी मुझे उस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। आज आपकी वजह से मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। वैसे राजकुमार, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं भानगढ़ का राजकुमार बाली हूँ और हम प्रतापगढ़ की राजकुमारी को बचाने के लिए सुमित्रा द्वीप जा रहे हैं। राजकुमार, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। वहाँ का रास्ता एक अंधेरी गुफा से निकलता है, जिसमें प्रकाश की एक भी किरण नहीं पहुँचती। मैं आपको एक अंगूठी देती हूँ, रास्ते में वो आपके बहुत काम आएगी और आपकी रक्षा करेगी। परी बाली को अंगूठी देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह राजकुमार बाली और मंत्री जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। दिन अस्त होते होते वह एक गुफा के पास में पहुँच जाते हैं। मित्र, रात होने लगी है और हमें यहीं विश्राम करना होगा। वो दोनों गुफा में चले जाते हैं। तभी बाली को वो अंगूठी याद आती है जो उसे परी ने दी थी। वो उसे अपनी उंगली में पहनता है तो वहाँ रोशनी हो जाती है। तभी उस गुफा से एक राक्षस की आवाज आती है। कौन है यहाँ? आवाज सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी राक्षस उनके सामने आ जाता है। आज शिकार खुद मेरे सामने आया है, इन्हें खाने में बड़ा मजा आएगा। राक्षस उनकी तरफ बढ़ता है। तभी बाली अंगूठी उसकी तरफ करता है और तेज रोशनी होती है, जिससे राक्षस नीचे गिर जाता है और वह राक्षस इंसान के रूप में आ जाता है। वो बाली से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उस दानव से मुक्त करवा दिया। दानव से? कृपया आप बताइए, आप कौन हैं? आपके साथ ऐसा क्या हुआ? मैं अनूपगढ़ का राजकुमार विक्रम हूँ। मुझे सुमित्रा द्वीप के दानव ने बंदी बनाकर इस गुफा में राक्षस बना दिया था।
इतने समय से मैंने रोशनी नहीं देखी, क्योंकि इस राक्षस का रूप अंधेरे में ही जिंदा रहता है। आज मैंने जैसे ही रोशनी को देखा, मैं अपनी असली रूप में आ गया। वैसे राजकुमार आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार बाली उसे सारी बात बता देता है। आप बहुत अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, इसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? यहाँ से कुछ दूर चलकर एक समुद्र आएगा, उस समुद्र को पार करके आप सुमित्रा द्वीप पहुंच जाओगे। उस द्वीप की पहरेदारी राक्षस करते हैं, वहां आपको बहुत सतर्क रहना होगा। उस समुद्र को पार करने के लिए मैं आपको एक कालीन देता हूँ, उस पर बैठकर आप समुद्र को आसानी से पार कर जाओगे। और हाँ, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, जिसे बोलकर आप अदृश्य हो जाओगे और वापिस आते वक्त उस मंत्र को राजकुमारी के कानों में बोल देना, वह भी अदृश्य हो जाएंगे। अगली सुबह तक बाली और उसका मंत्री सुमित्रा द्वीप की तरफ निकल जाता है और वह शाम होने तक समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। मित्र, यहाँ से आगे मुझे अकेले ही जाना होगा, वापिस आने तक मेरा इंतजार करना। ठीक है राजकुमार, जैसी आपकी इच्छा। बाली उस कालीन पर बैठकर समुद्र के उस पार चला जाता है। वह द्वीप पर पहुंचकर देखता है, वहां राक्षस उस गुफा के चारों तरफ पहरा दे रहे थे। बाली को वह मंत्र याद आता है। वह मंत्र को पढ़ते ही अदृश्य हो जाता है और अदृश्य होकर गुफा के अंदर चला जाता है। वह दानव भी उस गुफा के अंदर ही था। उसने राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। वह दानव राजकुमारी से बात कर रहा था। राजकुमारी, तुम्हें यहाँ लेने कोई नहीं आएगा। यहाँ आना इतना आसान नहीं है। अगर यहाँ कोई आ भी गया तो तुम्हें पिंजरे से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा बोलकर वह दानव वहां से बाहर चला जाता है। दानव के बाहर जाते ही बाली अपने असली रूप में आ जाता है और राजकुमारी के पास पहुंचकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी, मैं आपको बचाऊंगा। आप सिर्फ इतना बताइए, ये पिंजरा कैसे खुलेगा? राजकुमार बाली, मैं नहीं जानती ये पिंजरा कैसे खुलेगा। आप किसी भी तरह से उस दानव से यह पता लगाइए कि ये पिंजरा कैसे खुलेगा। ठीक है। यह बोलकर बाली अदृश्य हो जाता है। कुछ देर बाद में दानव वापस आ जाता है। तुमने कहा था यह पिंजरा कोई नहीं खोल सकता। ऐसी क्या खास बात है इस पिंजरे में जो यह किसी से भी नहीं खुल सकता? राजकुमारी, इसे सिर्फ मेरे बालों के स्पर्श से ही खोला जा सकता है, इसलिए जब तक मैं ना चाहूं तब तक इसे कोई भी नहीं खोल सकता। ऐसा बोलकर दानव शिकार के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। बाली अदृश्य होकर दानव के ऊपर उड़ता हुआ उसके बाल काट लेता है। राक्षस को इसका आभास भी नहीं होता और जंगल की तरफ चला जाता है। राजकुमार बाली उस दानव के बाल उठाकर गुफा की ओर चला जाता है। गुफा में पहुंचकर बाली उन बालों के स्पर्श से राजकुमारी को आजाद करा लेता है। ये तुमने कैसे किया? वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ से चलो। राजकुमार बाली राजकुमारी के कानों में मंत्र बोलता है और दोनों अदृश्य होकर वहां से चले जाते हैं। मंत्री, राजकुमार और राजकुमारी प्रतापगढ़ पहुंच जाते हैं। किसी गांव में एक ठग रहता था। एक दिन कहीं जाते हुए रास्ते में उसे एक किसान मिला। दोनों साथ साथ चलने लगे। ठग ने किसान से कहा, मन बहलाने के लिए कहानियाँ सुनाते सुनाते चलते हैं, इससे हमारा रास्ता भी आराम से कट जाएगा। ठीक है, चलो कहानियों से ही जी बहलाते हैं, पर एक शर्त है,
कहानी चाहे सरासर झूठी हो, बेतुकी हो, पर हम में से कोई उसे झूठी नहीं बताएगा। अगर हम में से किसी ने एक दूसरे की कहानी को झूठा बताया तो उसे शर्त के तौर पर 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ठग ने कहा, ठीक है, मंजूर है, पर पहले कहानी मैं सुनाऊंगा। ठग ने कहानी शुरू की। तुम तो जानते हो मेरे परदादा बहुत धनवान थे। सही है भाई, एकदम सही है, किसान ने कहा। एक बार मेरे परदादा 40 जहाज लेकर समुद्र पार गए। वहाँ उन्होंने अनमोल हीरे मोतियों का व्यापार शुरू किया। सही है भाई, सही है, बिल्कुल 16 आना सही है। वहाँ पर वो कई वर्ष रुके और बहुत सारा धन कमाया। वापसी में अपने साथ कई अजब गजब की चीज साथ लाए। उनमें एक बोलने वाली सोने की पुतली भी थी। वह हर सवाल का जवाब दे देती थी। सही है भाई, बिल्कुल सही फरमाया आपने। किसान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। गांव के बहुत सारे लोग अनोखी पुतली से अपना भाग्य और हालचाल जानने के लिए रोज आने लगे। एक दिन तुम्हारे परदादा बोलने वाली पुतली से पूछने के लिए मेरे परदादा के पास में आए। तुम्हारे परदादा ने पूछा, सबसे बुद्धिमान कौन है? पुतली ने जवाब दिया, आप। फिर आपके परदादा जी ने पुतली से पूछा, इस दुनिया में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? पुतली ने उत्तर के रूप में आपके दादाजी का नाम बोल दिया। आपके परदादा जी ने तीसरा सवाल पुतली से किया, हमारे खानदान में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन होगा? तब पुतली ने जवाब दिया, तुम्हारे खानदान में सबसे मूर्ख व्यक्ति हरिराम होगा। दोस्तों, ठग की जो बात सुन रहा था उस किसान का नाम ही हरिराम था। सही है भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। अपमान से गुस्साए किसान ने मन ही मन तय किया कि इस ठग को जितनी भी बातें करनी है करने दो। इसका हिसाब तो मैं ऐसा चुकाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। ठग ने कहा। पुतली की प्रसिद्धि राजा तक पहुंच गई। उन्होंने मेरे परदादा को बुलाया और पुतली को ले लिया। उसके बदले में राजा ने मेरे परदादा को प्रधानमंत्री का पद दे दिया। सही है भाई, सही है, बिल्कुल सही है। मेरे परदादा ने भी कहा था कि आपके परदादा इस राज्य के प्रधानमंत्री थे। वर्षों तक उन्होंने राज्य की सेवा की। जब वो बूढ़े हो गए तो उनकी जगह मेरे दादाजी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। वो बहुत ही ठाट बाट से रहते थे और राज्य कार्य की तरफ उनका ध्यान बहुत कम था। इससे महाराज नाराज हो गए और उन्होंने एक पागल हाथी के सामने मेरे दादाजी को फेंकवा दिया गया। मेरे दादाजी को देखते ही हाथी शांत हो गया, उन्हें झुककर सलाम किया और अपनी पीठ पर बैठा लिया। सही सही कहा आपने। यह देखकर महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे दादाजी को पद पर बने रहने को कहा और इनामों से उसे लाद दिया। मेरे दादाजी के बाद में मेरे पिताजी प्रधानमंत्री बने, पर उन्हें ये काम पसंद नहीं आया। वो इस्तीफा देकर दिसावर चले गए। इस यात्रा में उन्होंने कई अजूबे देखे, जैसे कि एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ एक पैर का आदमी, एक आँख का दैत्य, नीले और पीले रंग के बंदर। एक दिन मेरे पिताजी ने एक मच्छर को अपने कान के पास भुनभुनाते देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तुम जानते हो कि हमारे परिवार में सभी लोग दयालु हैं, वो किसी जीव को नहीं मारते। सही है भाई, बिल्कुल सही बोलते हो आप। मेरे पिताजी ने मच्छर को वहाँ से जाने की भीख मांगी। मच्छर बोला, मैंने बहुत दुनिया देखी है, पर आप जैसा बलवान व्यक्ति को कभी नहीं देखा। यह बोलते ही मच्छर ने अपना मुंह खोला। मुंह के अंदर एक विशाल महल था। उस महल के झरोखे में एक अद्भुत सुंदरी दिखी। इतनी अद्भुत सुंदर स्त्री मेरे पिताजी ने पहले कभी नहीं देखी। उसके एकदम पीछे उन्होंने एक आदमी को देखा जो उन पर हमला करने की ताक में था, परंतु मच्छर के मुंह में मेरे पिताजी कूद पड़े, उनके पेट में घुस गए। वहाँ इतना अंधेरा था कि हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। सच, बिल्कुल सच बोला आपने। थोड़ी देर बाद में मेरे पिताजी अंधेरे को चीरते हुए महल में जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने राजकुमारी और एक किसान को देखा। मेरे ताकतवर पिता उस किसान पर टूट पड़े। जो कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी थे।
मच्छर के पेट में वो दोनों पूरे 1 वर्ष तक लड़ते रहे। तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी से भीख मांगी। पिताजी बहुत दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने तुम्हारे पिताजी को छोड़ दिया। पिताजी ने राजकुमारी से शादी की और उस महल में रहने लगे। वहीं मेरा जन्म हुआ। तुम्हारे पिताजी को मेरे पिताजी ने अपनी नौकरी पर रख लिया। वह रात दिन चौकीदारी करते थे। एक बार उबलते हुए पानी की बारिश हुई, जिससे महल पिघलकर बह गया। हम जलते उबलते समुद्र में जा गिरे। आखिर जैसे तैसे पिताजी, राजकुमारी, मैं और तुम्हारे पिताजी किनारे पर पहुंच गए। उसी किनारे पर एक कुटिया में एक बुढ़िया साग बना रही थी। हम उसके डेगची में जा गिरे। हमने उससे कहा कि हम आदमी हैं, भूत प्रेत नहीं। वह औरत बोली, तुम भी खूब हो, तुमने मेरे साग को खराब कर दिया। तुम्हें मेरी डेगची में घुसने और मुझे डराने की क्यों सूझी? हमने माफ़ी मांगी और उनसे कहा, हम इस डेगची में कैसे पहुँचे हम नहीं जानते। हम पिछले 15 साल से मच्छर के पेट में बने महल में रहते थे। वह औरत बोली, अब समझी। थोड़ी देर पहले एक मच्छर ने मेरी बाह को काट लिया था। लगता है मच्छर के काटने से तुम लोग मेरी बाह के अंदर पहुंच गए। मुझे क्या पता था तुम लोग उसके अंदर थे। यह बात 15 मिनट पहले की है। लगता है वह मच्छर इस डेगची में जा गिरा। हम सब यह जानकर बड़े हैरान रह गए। मच्छर के पेट में सिर्फ हम 15 मिनट ही रहे थे और इस बीच में पैदा भी हो गया और 15 वर्ष का भी हो गया। सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया, किसान ने कहा। जब हम रसोई से बाहर आए, हमने देखा कि हम किसी दूसरे देश में आ गए। हम जिस गांव में पहुंचे, यह वही गांव था जहां मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे। अब उन्होंने एक किराने की दुकान लगा ली। मैं दुकान के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई है। बस यही मेरी एक कहानी थी, जिसे पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। सही जी, बिल्कुल सही, किसान ने कहा। आपकी कहानी 16 आने सच्ची है। कहानी तो मेरी भी सच्ची है, पर वह आपकी कहानी की तरह रसदार नहीं है। फिर भी सुनो। मेरे परदादा गांव के सबसे अमीर किसान थे। सब उनकी इज्जत करते थे। ये गांव के सरपंच थे। असहायों की मदद करना अपना धर्म समझते थे। पंचायत में हमेशा गरीबों का साथ देते। जिनके पास बैल नहीं होते थे, उनके खेतों को अपने बैलों से जोतते और अपने हाली भेजकर उनकी कटाई में मदद करवाते थे। गरीबों के लिए उनके धान के भंडार हमेशा खुले थे। राजा के फैसले से भी ज़्यादा लोग उनके फैसले को मानते थे। वो भीम के समान ताकतवर थे। बदमाश लुच्चे लपंगे हमेशा उनके नाम से थर थर काँपते थे। सही कहा चौधरी। एक बार हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बरसात की एक बूंद भी नहीं बरसी। नदियाँ, कुएं सब सूख गए। घास का एक तिनका भी नहीं बचा। धीरे धीरे मवेशियाँ भी खत्म होती जा रही थी। जल्द ही कुछ नहीं किया तो लोग भूखे मर जाएंगे। उन्होंने पूरे गांव की एक पंचायत बुलाई और कहा, भाइयों, इंद्र भगवान हमसे नाराज है। अगर हमने जल्द ही कोई उपाय नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। सब लोग अपने खेत 6 महीने के लिए मुझे दे दो। मैं ऐसा काम करूँगा कि हर खेत में फसल लहलाएगी। सभी लोग मान जाते हैं। तब मेरे परदादा ने अपनी कमर कसी और हजारों बीघा गांव की जमीन एक ही झटके में उठाकर अपने सर पर रख लिया। सही, एकदम सही, कहते हुए ठग मन ही मन इस बेतुकी बात पर हंसा। ठग को आड़े हाथ लेते हुए किसान बोला, महाशय। फिर मेरे परदादा पूरे गांव को सर पे उठाए बरसात की खोज में चल पड़े। जहाँ भी बरसात होती वो वहाँ पहुँच जाते। बरसात के पानी को खेत, कुएं, तालाब में इकट्ठा कर लेते। सभी किसानों से कहकर उसने सभी खेतों को जुतवाया और बुआई करवाई। बरसात का पानी इकट्ठा करते करते वो 6 महीने तक देश दिशावर भटकते रहे, जबकि बाकी लोग जुताई बुआई करते रहे।
फसल इतनी जोरदार हुई कि आज तक किसी ने देखी ना सुनी। मक्का और बाजरा के भुट्टे आसमान को छूने लगे। ठग ने कहा, सही है चौधरी, बिल्कुल सही है। पूरे गांव और गांव वालों को सर पे उठाए संसार भर की परिक्रमा करने के बाद में मेरे परदादा वापस अपने देश लौटे। गांव को वहीं रख दिया जहां पहले था। उस साल फसलें इतनी अच्छी हुई कि कुछ मत पूछो। मक्का और गेहूं का एक एक दाना हाथी के सिर के जितना बड़ा था। सही चौधरी, बिल्कुल सही। खिलहानों में से अनाज निकाला। इतना अनाज रखे कहाँ? दूर दिसावर से लोग अनाज खरीदने के लिए आए। मेरे परदादा ने मोटा मुनाफा कमाया। उन्होंने बाजार में हजारों गरीब लोगों को हजारों रुपए बांट दिए, हजारों भूखों को अनाज दिया। यहाँ तक आते आते दोनों शहर पहुँच गए। किसान ने कहा, उन दिनों आपके परदादा की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। मेरे परदादा ने दया करके उन्हें अनाज की रखवाली के लिए नौकरी दे दी। सही बोला चौधरी आपने, सही है बिल्कुल। आपके परदादा दिन रात अनाज तोलने में लगे रहते। उनमें धेले की अक्ल नहीं थी, वो अक्सर गलती करते रहते। उन्हें आए दिन मेरे परदादा के हाथों से मार खानी पड़ती थी। सही चौधरी, बिल्कुल सही कहा। दोनों बात करते करते महाजन की पेड़ी पर पहुंच गए, जिससे किसान ने कर्जा ले रखा था। महाजन ने राम राम आदर सत्कार किया, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए किसान ने अपनी बात को जारी रखा। मेरे परदादा ने अपनी सारी फसल बेच दी तो तोलने नापने के लिए कुछ नहीं रहा। इसलिए आपके परदादा को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने मेरे परदादा से 100 रुपये उधार मांगे। मेरे परदादा ने आपके परदादा को दया करके कर्ज दे दिया। सही चौधरी, सही कहा। किसान ने आवाज़ तेज करते हुए कहा, जिससे महाजन भी सारी बात सुन ले। वो रुपए आपके परदादा ने लौटाए नहीं। सही चौधरी, सही कहा। न तो आपके दादाजी ने वह कर्ज चुकाया, न आपके पिताजी ने, न आज तक आपने हिसाब तिसाब की कोई बात नहीं की। सही चौधरी, सही। ठग को मानना पड़ा। सेठ जी और दूसरे गवाहों के सामने आपने कर्ज कबूल किया। वो 1000 रुपये आप सेठ जी को देने का कष्ट करें, ताकि मेरे गिरवी खेत मुझे वापस मिल जाए। ठग पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। वह यह कहता कि कहानी झूठी थी तो शर्त के मुताबिक उसे सब कुछ देना होगा, और अगर वह यह सही मानता तब भी उसे 1000 रुपये देने होंगे। इसलिए न चाहते हुए भी उसे 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा। ठग बहुत दुखी हुआ। राजस्थान के एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके 3 बेटियां थी। वह उनसे बहुत प्रेम करता था, परंतु सबसे छोटी लड़की से उसे अत्यधिक स्नेह था। वह बहुत ही भोले भाले स्वभाव की सुंदर लड़की थी। इसी कारण उसके पिता ने प्यार से उसका नाम स्वीटी रख दिया। एक दिन किसान को किसी कार्य से दूसरे नगर जाना पड़ा। जाने से पूर्व वह अपनी लड़कियों से बोला, देखो बिटिया, मैं 1 सप्ताह के लिए नगर में जा रहा हूँ। लौटते समय तुम्हारे लिए कुछ चीज लाऊंगा। बताओ तुम लोग क्या क्या मंगवाना चाहती हो। सबसे बड़ी लड़की बोली, पिताजी, मेरे लिए सुंदर जूते लाना। मेरे जूते फट गए हैं और गांव में अच्छे जूते नहीं मिलते। मझली लड़की ने कहा, पिताजी, मेरे लिए एक बिल्ली लाना। मैं बिल्ली के साथ खेला करूंगी। सबसे छोटी लड़की स्वीटी बोली, पिताजी, हमारे बाग में ढेर सारे फूल लगे हैं, पर उनमें से कोई भी लाल नहीं है। आप तो बस मुझे लाल कलर का फूल लेके आना। नगर में आकर किसान ने सबसे बड़ी लड़की के लिए सुंदर नीले रंग के जूते खरीद लिए और मझली लड़की के लिए एक काली प्यारी सी बिल्ली खरीद ली, परंतु यह सोचकर कि यदि अभी फूल को खरीद लिया तो वह 7 दिन में मुरझा जाएगा। उसने स्वीटी के लिए घर चलते समय फूल खरीदने का निश्चित किया।
एक सप्ताह बाद जब वह घर लौटने लगा तो उसने जूते और बिल्ली तो ले लिए, पर अपनी प्यारी स्वीटी के लिए फूल लेना भूल गया। रास्ते में बहुत दूर आ जाने पर उसे इस बात का ध्यान आया, अरे मैं भी कैसा भुलक्कड़ आदमी हूँ, स्वीटी के लिए फूल लिए बिना ही मैं नगर से इतना दूर आ गया। अब मैं लौटकर वापस कैसे जाऊँ? यहाँ फूल कहीं मिल नहीं सकता और फूल न पाकर स्वीटी बड़ी दुखी होगी। वह किसान इसी उधेड़बुन में आगे बढ़ रहा था, तभी गांव के पास उसे एक बड़ी हवेली दिखाई दी। उस बड़ी हवेली के चारों तरफ एक बहुत बड़ा आकर्षक बाग भी दिखाई दिया। हवेली में एक बड़ा ही विचित्र पशु रहता था और उसके डर की वजह से कोई भी बाग में घुसने का साहस नहीं करता था। इस पशु का बोलचाल और व्यवहार तो मनुष्य के जैसे ही थे, पर उसका सिर शेर से मिलता जुलता था। अतः गांव वाले उसे नर पशु कहा करते थे। नर पशु की हवेली के समीप जाकर किसान ने बाग में झांक कर देखा तो वहां कुछ सुंदर सुंदर लाल फूल दिखाई दिए। उसने सोचा, मैं चुपके से दीवार फांदकर अंदर चला जाऊं और एक लाल फूल तोड़कर लाऊं, तो नर पशु मुझे देख भी नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर वह बाग में कूद गया और उसने एक लाल फूल तोड़ लिया, परंतु जैसे ही बाहर वापस जाने के लिए मुड़ा, नर पशु ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं, यहाँ कोई भी व्यक्ति मेरे बाग में घुसने का साहस नहीं कर सकता। मैं तुम्हें काल कोठड़ी में डलवा दूंगा, जहाँ तुम घुट घुट कर मर जाओगे। नर पशु की यह शब्द सुनकर किसान भय से थर थर कांपने लगा और गिड़गिड़ाकर बोला, श्रीमान इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आप जो भी मुझसे कहोगे आपकी सेवा में भेंट कर दूंगा। नर पशु ने उससे कहा, ठीक है, घर पहुंचने पर जो भी जीवित प्राणी सबसे पहले तुम्हारे सामने आए उसे मुझे देने का वचन दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, परंतु याद रखना तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें कल आकर ही उठा ले आऊँगा। जब भी किसान कहीं से लौटकर घर आता तो उसका छोटा कुत्ता सदा पूंछ हिलाता हुआ द्वार पर खड़ा मिलता। यही सोचकर उसने नर पशु से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर, जो भी जीवित प्राणी मुझे सबसे पहले दिखाई पड़ेगा उसे मैं आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। नर पशु ने उसे सावधान करते हुए कहा, इसे भूल मत जाना, अब जाओ, अब अपने घर चले जाओ। और किसान अपने घर की ओर चल पड़ता है। किसान अपने घर के पास पहुंचकर अपने छोटे कुत्ते को आने की बाट देखता रहा, परंतु कुत्ता तो घर में दूध पी रहा था, वह द्वार पर नहीं आया। परंतु स्वीटी खिड़की के पास बैठी अपने पिता का आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पिता को आता देखा, वह उनसे मिलने के लिए भागी। ओ सुंदरी! उसे देखकर किसान ने निराशा भरे स्वर में कहा, तुम घर से बाहर क्यों आई? स्वीटी के पूछने पर उसने नर पशु को दिए हुए वचन के बारे में बताया और कहने लगा, मैं वापस नर पशु के पास में जाऊंगा और उससे कहूंगा वह मुझे मार डाले, परंतु मैं तुम्हें उनके पास में नहीं छोड़ सकता। मैंने तो सोचा था कि अपना छोटा कुत्ता द्वार पर मिलेगा और उसे नर पशु को देखकर मैं अपनी जान छुड़ा लूँगा। अपने पिता को समझाते हुए स्वीटी बोली, पिताजी आप मेरी तनिक भी चिंता न कीजिए, मैं नर पशु के पास भी अच्छे से रहूँ। मुझे विश्वास है वह मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाएगा और आपको भी अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। अंततः स्वीटी नर पशु के पास में चली गई। हवेली और बाग बड़े ही सुंदर थे। नर पशु उसे स्वादिष्ट भोजन खाने को देता था। एक दिन उसने नर पशु से कहा,
अपने पिताजी और अपनी बहनों से मिलने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। उनसे मिलकर मैं आपकी हवेली में लौट आऊंगी। यह सुनकर नरपशु बहुत उदास हो गया और निराशापूर्ण स्वर में कहने लगा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम अपने घर जा सकती हो, और मुझे लगता है तुम मुझसे कभी भी प्रेम नहीं कर सकोगी। तब स्वीटी बोली, मैं सचमुच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हो। तुम्हारा हृदय बड़ा ही दयालु है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी ने जब उसके चेहरे को देखने के लिए आंखें उठाई तो उसने नरपशु के स्थान पर एक अत्यंत सुंदर राजकुमार को देखा। स्वीटी को बहुत आश्चर्य हुआ। सुंदरी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं राजकुमार हूँ, नवयुवक ने उत्तर दिया। एक बार एक दुष्ट आत्मा ने मुझे नरपशु के रूप में बदल दिया और कहा, जब कभी कोई सुंदर लड़की तुमसे कहेगी कि वह तुमसे बहुत प्रेम करती है, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। सब लोग मुझसे डरते थे। मैंने सोच लिया था कि अब जीवन भर मुझे नरपशु ही बनकर रहना पड़ेगा। मैं बहुत दुखी रहने लगा, पर जैसे ही तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मैं अपने असली रूप में आ गया। स्वीटी, मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं शीघ्र ही तुमसे विवाह कर लूँगा। कुछ दिनों बाद में राजकुमार और स्वीटी का विवाह बड़े धूमधाम से हो गया और वह सुखपूर्वक रहने लगे।